Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्कार दोस्तों, टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए, जिस चैप्टर का नाम है भारत का विस्तार। हम इस चैप्टर के माध्यम से हम ये देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कौन से पड़ोसी देश जलीय सीमा से लगते हैं और कौन से पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से लगते हैं, कौन से देश दोनों सीमा से लगते हैं, इसके साथ साथ कौन से पड़ोसी देश कितने राज्यों को टच करते हैं। तो इतने सारे फैक्ट को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अक्षांश देशांतर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस चैप्टर के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने का उद्देश्य ये रहेगा कि एग्जाम्स में जो भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस आए हैं वो साथ साथ सॉल्व करना। मतलब आप खेल ही खेल में पढ़ते पढ़ते इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिए। वो जब आप लूसेंट की बुक उठाएंगे ऑब्जेक्टिव वाली और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगी तो आपको समझ में आएगी कि हमने कितनी स्तर तक पढ़ाई की। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी। तो दोस्तों, देखते हैं जो भारत है हमारा, ये आपको जो मैप में दिख रहा है ये भारत है। इसमें पूरब से पश्चिम तक यदि देखा जाए तो पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार जो है दोस्तों 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार की बात करी जाए तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, यदि एरिया की बात करी जाए तो भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है भारत का। ये भारत का कौन सा विस्तार है दोस्तों? तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करी जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये एरिया जो है दोस्तों, ये एरिया गुजरात के सबसे अंतिम छोर, पश्चिमी छोर वाला एरिया कहलाता है। इसको हम लोग सरक्रिक कहते हैं, सरक्रिक। ये एरिया जो है, ये एरिया सरक्रिक कहलाता है। कौन सा एरिया? तो सबसे पश्चिमी वाला एरिया, वेस्ट वाला। ठीक है, ये सबसे पूर्वी एरिया जो है ये वलांगू कहलाता है। ठीक है, ये सबसे पूर्वी एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ये वलांगू कहलाता है। दोस्तों, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा कॉल कहलाता है। और ये इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। ये देशांतरीय विस्तार ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है। दोस्तों, अब हम इतना तो जान गए। ये कुछ है फैक्ट जो आप देख लें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार लिखा हुआ है, आप नोट कर लें। देशांतरीय विस्तार नोट कर लें। जो एन है, नॉर्थ वाला पॉइंट जो है, आपने भी मैप में देखा, जो आपके सामने मैप है, नॉर्थ वाला एरिया जो है ये इंदिरा कॉल कहलाता है। और जो साउथ वाला एरिया है ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। साउथ वाला कौन सा एरिया? तो साउथ वाला ये एरिया दोस्तों, ये जो एरिया है ये एरिया साउथ नहीं है, ये भारत का तो मुख्य भूभाग है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है अंडमान निकोबार का सबसे निचला दक्षिणी हिस्सा है। ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि ये तो भारत के दक्षिण में है, लेकिन इससे भी दक्षिण में ये अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप है। यही एरिया जो है भारत का सबसे दक्षिणी एरिया कहलाता है। और इस एरिया का नाम इंदिरा पॉइंट है, इसी का नाम पार्सन पॉइंट भी है, और इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है, और इसी का नाम ला ही चिंग भी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके 3 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है। दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट जो नॉर्थ है ये क्या है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये क्या है। दरअसल ये लोग रट लेते हैं, समझ में नहीं आता है और इस तरीके से ये चैप्टर उसको टफ लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोस्तों, ये है क्या।
दोस्तों यहाँ पे हम बनाते हैं शॉर्ट में, जैसे ये हमारा भारत है, मान लेते हैं ये हमारा भारत है, और ये भारत का जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये दोस्तों है क्या, भारत को हम ऐसा बनाए हैं, दरअसल भारत ऐसा है नहीं। भारत को मैप में देखा जाए तो भारत मैप में आपको सामने की तरह दिखेगा, जो आपको सामने दिख रहा है वैसा है। हम इसको स्टडी करने के लिए ऐसा बनाए हैं। दोस्तों ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। हम इसके लिए एक ग्लोब को लेते हैं, हम ग्लोब को रेफरेंस ग्लोब पे थोड़ा देखते हैं क्या है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है ग्लोब में, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये भूमध्य रेखा कहते हैं चाहे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हमारा रिफरेंस है। इससे आगे ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री होगा, ये जाएंगे तो 2 डिग्री होगा। इसी तरीके से करते करते यहाँ पे फाइनली कितना होगा, ये 90 डिग्री नॉर्थ होगा। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाएंगे तो वो 90 डिग्री वो नॉर्थ कहलाएगा, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे जाएंगे, ये पॉइंट कहीं भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये वाला, सारा एरिया जो है साउथ में कंसिडर होगा। 90 डिग्री ये साउथ है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से नीचे साउथ में कंसिडर होगा, 90 डिग्री 0 डिग्री से ऊपर ये नॉर्थ में कंसिडर होगा। ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा होता क्या है, बेसिकली आपने नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि पढ़ा होगा, इसको एक्स एक्सिस कहते थे, इसको वाई एक्सिस कहते थे, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वही अक्षांश रेखा कहलाता है। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है। अब आप कहेंगे कि ये तो पैरेलल दिख नहीं रहा है, ये पैरेलल ही है। ग्लोब को यदि आप देखेंगे तो ग्लोब 3D फिक है, वो 3D फोटो है, और 3D को हम इस तरीके से तिरछा दिखाए हैं ताकि आप 3D आपको प्रतीत हो सके। दरअसल यदि देखा जाए ये अंदर की तरफ गया हुआ है, ये ऐसा है। तो दोस्तों इसीलिए बात करी जाए अक्षांश रेखा की, तो एक्स एक्सिस की पैरेलल जो होता है अक्षांश रेखा है, ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा, और इधर जो होगा साउथ होगा। उसी तरीके से ये जो है दोस्तों, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। और देशांतर रेखा के इस्तेमाल से हम लोग समय निकाल सकते हैं। अभी हम बताएंगे देशांतर रेखा का उपयोग करके समय कैसे निकालते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर है। ये ईस्ट के तरफ है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से इस साइड में पूर्वी हिस्से में जो वैल्यू होगा वो ईस्ट में कंसीडर होगा। ये 1 डिग्री ईस्ट है, ये 2 डिग्री ईस्ट है। उसी तरीके से ये 1 डिग्री वेस्ट है, ये क्या है 2 डिग्री वेस्ट है। ये देशांतर रेखाएं जो है 1 डिग्री ईस्ट शो करता है, 2 डिग्री ईस्ट शो करता है। तो इस तरह के देशांतर रेखाएं हैं। अब देखते हैं कि इस ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इस पर हमारा भारत का कहाँ पे लोकेशन है। दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब में क्या है कि इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो हमारा भारत का जो लोकेशन है वो कहाँ है देखते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये हमारा भारत इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये वाला जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ये वाला जो है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये वाला पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये अक्षांश कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो क्योंकि भारत का हमारा ये लोकेशन है, यहाँ पर हमारा भारत स्थित है,
तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो नॉर्थ कंसीडर होगा। आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी हिस्से में जो एरिया कवर होगा वो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वो ईस्ट में कंसीडर होगा। इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ईस्ट में कंसीडर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट 0 डिग्री से पूरब की ओर है। ठीक है, ये ईस्ट में कंसीडर हुआ है और ये नॉर्थ में कंसीडर हुआ है। दोस्तों, देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके, देशांतर रेखा कौन होगा, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो वाई एक्सिस के समांतर होगा। ये वाई एक्सिस है, ये वाई अक्ष है। जो वाई अक्ष के समांतर होगा वो देशांतर रेखा होता है, और देशांतर रेखा समय को बताता है। यानी कि हम देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके समय का निर्धारण करेंगे, और सिर्फ भारत का ही समय नहीं, एक ही समय में पूरे देश का समय आप निकाल सकते हैं देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके। तो ये देशांतर रेखाएं होता है। तो दोस्तों, अब हम निकालते हैं समय। तो ये हमारा सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें सीखना होगा। बेसिक चीजें क्या है? तो बेसिक चीजें ये सीखना है, बेसिक चीजें ये सीखना है, यदि आपको जो ग्लोब में आप अभी देखे, ये जो 0 डिग्री अक्षांश देखे और 0 डिग्री देशांतर देखे, दोस्तों यही 0 डिग्री देशांतर जो है, इसे 0 डिग्री ईस्ट कहते हैं। ये ग्रीनविच 0 डिग्री जो ईस्ट है, इसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT। इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम है। अब हमें कुछ कंसेप्ट सीखने हैं। जैसे कि यदि हम कहें कि देशांतर का इस्तेमाल करके समय निकालेंगे, तो समय कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या है कि मान लेते हैं आपको ये समय दिया हुआ है 10 डिग्री देशांतर पे, ये दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है ये 55 डिग्री ईस्ट पे। आपको यहाँ का टाइम दिया हुआ है कि 10 बज रहा है, तो यहाँ का टाइम कितना होगा? आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि यदि यहाँ का 10 डिग्री ईस्ट पे है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कहिए चाहे कंट्री कहिए, क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए हम पॉइंट भी कह दे रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यदि ये पॉइंट 10 डिग्री देशांतर पर है, या ये देश 10 डिग्री देशांतर पर है, देश का एक छोर, और देश का दूसरा सिरा जो है वो 55 डिग्री ईस्ट पे यानी 55 डिग्री देशांतर पे है। यदि एक सिरे का टाइम दिया हुआ है तो दूसरा सिरा का टाइम आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको सबसे पहले ये जो देशांतर, ये तो देशांतर रेखाएं हैं। ईस्ट में होगा तो देशांतर रेखाएं होगा, वेस्ट में होगा तो देशांतर रेखा होगा, नॉर्थ साउथ में होगा तो वो अक्षांश रेखाएं होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो इसके पैरेलल होता है, जो इसके पैरेलल होता है, ये या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। ठीक है, तो जो y के पैरेलल होगा दोस्तों, जो y के पैरेलल में होगा वो हमारा क्या होगा, वो देशांतर रेखाएं हो जाएगा। ठीक है, और देशांतर रेखा जो होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये वाला एरिया होगा या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा। और ये वाला पॉइंट यदि होता है, या ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा, ये या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। यानी कि ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के समांतर है, इसीलिए ये जो है नॉर्थ साउथ वाला एरिया नॉर्थ साउथ वाला एरिया जो है वो अक्षांश रेखा को दिखाएगा, और ईस्ट वेस्ट वाला एरिया जो है देशांतर रेखाओं को दिखाएगा। हम मोटा मोटा ये पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट क्या है, यदि ये ईस्ट में है तो ये क्या है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं तो देखते हैं। समय का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं। यानी 55 डिग्री ईस्ट में हम 10 डिग्री ईस्ट को घटा देते हैं, तो ये क्या निकलेगा, 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो ईस्ट है ये हम निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, 0 डिग्री ईस्ट के रिस्पेक्ट में, यानी ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में, ग्रीनविच मीन टाइम के रिस्पेक्ट में हम 0 डिग्री ईस्ट 55 डिग्री ईस्ट, चूंकि जब 10 डिग्री ईस्ट है तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री ईस्ट होगा, और 0 डिग्री ईस्ट जो देशांतर होगा वो हमारा लंदन का ग्रीनविच से होकर के पास करता है, इसीलिए इसको GMT कहते हैं। हम इसी के रिस्पेक्ट में पूरे देश का समय अंतराल निकालते हैं।
तो हम यहाँ का टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ का टाइम निकालेंगे किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। अब सापेक्ष क्या होता है, क्या है किसी के रिस्पेक्ट में। तो यदि हम आपको कहें कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करते हैं, ये आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं। जब आप खड़े हैं, आपसे लंबाई पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फीता रखेंगे, फीता के एक छोर को यहाँ पे रखेंगे और फीता के दूसरे छोर को यहाँ पे रखेंगे और आप कह देंगे कि हमारी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। आप ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो जब आप उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच कहते हैं, तो इस जमीन के ही रिस्पेक्ट में तो कहते हैं, पैरे के रिस्पेक्ट में ही तो ये बात आप कहते हैं। उसी तरीके से यदि इसका टाइम निकालना हो, इसका टाइम निकालना हो, तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष निकालेंगे, यानी कि ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे। ये ग्रीनविच लंदन के से होकर के पास करता है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम पड़ा। आपको ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जब ये दोनों का यहाँ पे डिफरेंस निकाले थे, ये 45 डिग्री आया, तो जब ईस्ट रहेगा दोस्तों, तो टाइम जो है बढ़ेगा, समय जो है समय बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, यानी कि बस अभी याद रखिए बढ़ेगा, और यदि माइनस रहेगा तो ईस्ट रहेगा तो बढ़ेगा, और वेस्ट रहा तो समय घटेगा। बस आप इतनी सारी बातें याद रखिए, इसको हम समझाते हैं। इस बात को याद रखिए, ईस्ट आएगा तो बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और वेस्ट आएगा तो समय डिक्रीज करेगा, समय घटेगा। आते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 45 डिग्री ईस्ट आया। अब हम कैसे समय निकालते हैं, आगे देखते हैं। इसके पहले एक बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा, वो क्या है देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब है कि 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल घूमेगी। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, यानी यहां से आकर के यहां तक आ गई, तो ये पूरा एंगल कितना बना ली, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसलिए एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी 360 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 24, ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम कह सकते हैं सिंस 60 मिनट में 15 डिग्री का एंगल बनाती है 60 मिनट में, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 4 मिनट में। तो यहां पर दो बातें निकल के आती है। क्या, एक तो ये निकल के आती है कि 15 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटा। यदि 15 डिग्री रोटेट करता है तो 1 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलेगा। यदि 1 डिग्री का एंगल से यदि रोटेट करता है तो वो 4 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलेगा। ये दो बातें अभी निकल के आई, जो हम अभी यहां से देखें। यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम वापस आते हैं उस जगह पे जहां पे हम कुछ कंडीशन निकाल के रखे थे। ये 45 डिग्री ईस्ट है। अब ये 45 डिग्री ईस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए सिंस 15 डिग्री एंगल जब घूमती है तो 1 घंटा समय अंतराल होता है, ठीक है। इसलिए 45 डिग्री एंगल पे कितना समय अंतराल होगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 15 यानी 3 आवर का। और ये ईस्ट है तो हम क्या बोले थे कि समय क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि यदि यहाँ पे 10 बज रहा है तो 3 घंटा बढ़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो आपको समय पता चल गया। आप यहाँ का समय यदि आपको दिया हुआ है तो आप इसके मदद से ये समय निकाल सकते हैं। यही हमारा कहने का मतलब है। हम इतना क्यों समझाए, क्योंकि हमें इसका जरूरत पड़ेगा अपने देश का टाइम निकालने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा, अब आते हैं अपने भारत पे चर्चा करते हैं। ये हमारा भारत है। ये भारत का जो एरिया है ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। ये गुजरात के सबसे आखिरी छोर से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखाएं पास करती है, और गुजरात के सबसे पूर्वी हिस्से से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाली देशांतर रेखाएं पास करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वलांगू कहलाता है, ये सरक्रिक कहलाता है। हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट की ईस्ट की, और दूसरा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये दो देशांतर है। हम किसके सापेक्ष समय निकालेंगे,
तो हम 0 डिग्री ईस्ट के सापेक्ष मतलब GMT के सापेक्ष में निकालेंगे। वही वाली बात हो गई, आपकी हाइट नापने वाली बात हो गई। आप जैसे हाइट नापते थे वैसे ही यहाँ पे इसके सापेक्ष हम इसकी लंबाई नापेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं निकालने के लिए समय अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को डिफरेंस करते हैं। तो 97 डिग्री में 68 डिग्री जब हम माइनस करेंगे ये 29 डिग्री होगा, मोटा मोटी 30 डिग्री मान के चलिए। तो आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 आवर का समय अंतराल देखने को मिलता है, तो 30 डिग्री पे कितना मिलेगा, तो 2 आवर का। कैसे, तो 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2 आवर। यानी कि यानी कि ये गुजरात में यदि 10 बज रहा होगा, यहाँ पर यदि 10 बज रहा होगा तो यहाँ पे 12 बजेगा। ठीक है, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं का महत्व आपको समझ में आ रहा है। इस देशांतर रेखाओं पे यदि इतना टाइम होगा तो इस देशांतर रेखाओं पे इतना टाइम देखने को मिलेगा, इसके सापेक्ष, ग्रीनविच के सापेक्ष। ये बात याद रखिएगा। अब क्या किया गया, इस दोनों को ऐड करके, चूंकि भारत का एक टाइम जोन है, एक टाइम जोन, यदि भारत को ऐसा कल्पना किया जाता कि इसको अलग टाइम जोन बनाता, यदि इसको अलग टाइम जोन बनाया होता, ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होता तो यहाँ पे 10 बजते, यहाँ पे 12 बजते। यानी लोगों को कहता कि आपको ऑफिस जाना है 10 बजे, यहाँ के लोग 10 बजे चले जाते, और एक ही टाइम में 10 बजे यहाँ के लोग जाते तो यहाँ के लोग 12 बजे जाते, क्योंकि एक ही समय में 2 घंटे का डिफरेंस है। देख रहे हैं यहाँ पे 10 बज रहा है तो उसी टाइम पे यहाँ पे 12 बज रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत में मात्र एक समय बनाया गया, एक टाइम जोन बनाया गया, और वो एक टाइम जोन कैसे बनाया गया तो उसको देखते हैं। ये 2 घंटे की डिफरेंस को खत्म करने के लिए भारत में एक टाइम जोन बनाया गया, और वो बनाया गया 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री को जोड़ करके। हम मोटा मोटा ले रहे हैं, ये सबको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो 8 7 15 के 5, 9 6 15, 16 165 डिवाइडेड 2, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। यानी 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, इसी को स्थानीय मानक समय कहा गया, इसी को स्थानीय मानक समय कहा गया। ठीक है, इस बात को याद रखें। या इसका दूसरा नाम प्रमाणिक यामोत्तर भी है, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। इसका नाम क्या है, प्रमाणिक यामोत्तर। दोस्तों जो नाम एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी याद करना बहुत जरूरी है, कब क्या पूछ देगा आपको जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है दोस्तों, ये 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत के बीचों बीच गुजारा गया। ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर है ये भारत के बीचों बीच गुजारा गया। अब सवाल ये उठता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट है क्या, तो अब इसके बारे में देखते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट है क्या। तो दोस्तों 82.5 डिग्री का मतलब होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 75 प्लस 75 7 पूर्णांक 1/2 डिग्री। देखिए तो 75 5 80 2 82 82.5 हो जाएगा, और ये ईस्ट है तो ईस्ट है। अब क्या करते हैं दोस्तों, 75 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, ये 75 डिग्री मतलब क्या होगा कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 75 डिग्री में 5 घंटा। इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री तो है, ये भी ईस्ट है। ये तो देखिए दोस्तों 15 डिग्री बराबर 1 घंटा यानी कि 5 आवर, प्लस 15 डिग्री बराबर 1 घंटा यानी कि हाफ आवर, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। और ईस्ट है तो ये क्या होगा, आगे होगा। किससे आगे होगा, तो जीएमटी से आगे होगा। हम हमेशा बता रहे हैं, पहले भी बताए थे कि हम जो निकाल रहे हैं 0 डिग्री ईस्ट से, यानी कि जीएमटी से निकाल रहे हैं। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये 82.5 डिग्री जो है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट ये भारत के बीचों बीच होकर के गुजरता है। तो इसे ही स्थानीय मानक समय कहते हैं या प्रमाणिक यामोत्तर कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज आपको ये भी ध्यान देना होगा, ये भारत है, ये भारत का 4 सिरा है।
4 सिरा है तो भारत की आकृति कैसी होगी? चतुर्भुजाकार। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि भारत की आकृति कैसी है, तो याद रखें चतुर्भुजाकार। ये पूछा हुआ है एग्जाम में। जब आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन सारे 82 डिग्री ईस्ट, इसको चुंबकीय, इसको स्थानीय मानक समय कहते हैं, इसको परमाणिक यामोत्तर कहते हैं। कई बार पूछा है एग्जाम में, जितना बोला जाए कम है। तो इन सब चीजों को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सारे 82 डिग्री ईस्ट जो है, सारे 82 डिग्री ईस्ट कितने कितने देशों से होकर के पास करती है। सॉरी, कितने कितने देशों से होकर पास तो करती ही है, कितने देशों से नहीं, मतलब भारत के कितने कितने राज्यों से होकर पास करती है, इस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, आप मैप में देख सकते हैं सारे 82 डिग्री 82.1/2 डिग्री ईस्ट जो है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर पास करती है। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से पास करती है। कौन सा? तो आप देखिए, एक पहला है एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दोस्तों सारे 82 डिग्री ईस्ट जो है, आप मैप में देखिए, मैप में देखिए, ये जो सारे 82 डिग्री ईस्ट है, आप इसको देखने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे 82 डिग्री ईस्ट है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप मैप में देखिए, ये देखिए, पहला यूपी से गुजर रहा है, यूपी के बाद क्या है? एमपी है, ये एमपी से गुजर रहा है। तीसरा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, ये सारे 82 डिग्री। और चौथा जो है ये उड़ीसा से गुजर रही है, और पचमा किससे? आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। यानी सारे 82 डिग्री ईस्ट जो है, आप मैप में देख सकते हैं, सारे 82 डिग्री ईस्ट पहले यूपी से गुजरेगी, फिर एमपी से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, और फिर उसके बाद उड़ीसा से गुजरेगी और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर के गुजरती है सारे 82 डिग्री ईस्ट। ये बात याद हो गई। दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो यूपी से गुजरती है सारे 82 डिग्री ईस्ट, तो ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको नैनी नहीं दे करके मिर्जापुर दिया रहता है। कहने का मतलब है कि मिर्जापुर भी सारे 82 डिग्री ईस्ट यानी प्रमाणिक यामोत्तर या स्थानीय मानक समय के नजदीक में पड़ता है, उसके नजदीक से होकर के गुजरता है। इसीलिए पूछा जाता है कि सारे 82 डिग्री ईस्ट जो आपका स्थानीय मानक समय है वो कहां से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन मिर्जापुर रहेगा, या नैनी दिया रहेगा, या इलाहाबाद दिया रहेगा। तीनों में से जो ऑप्शंस दिखे आपको टिक करना है, सही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सीमा की। भारत की सीमा से लगने वाले देश। तो भारत के सीमा से लगने वाले देशों की यदि बात करी जाए दोस्तों, तो भारत में 7 ऐसे देश हैं जो भारत के सीमा से लगते हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो भारत के जली सीमा से लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो जो पहले सीमा से लगने वाले देश हैं वो राजस्थान से, गुजरात से देखिए पाकिस्तान लग रहे हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये एरिया जो है ये पाकिस्तान जो है भारत के सीमा से लगा हुआ देश है। उसके बाद ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बहुत ही कम एरिया को कवर करता है भारत के साथ, यानी भारत के साथ सबसे न्यूनतम सीमा लगाता है अफगानिस्तान। 100 किलोमीटर के लमसम, 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स में लगाता है ये एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये सीमा जम्मू कश्मीर से पहले लगाता था, लेकिन अब ये लद्दाख हो गया है, और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है। तो अब कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का सीमा लद्दाख से लगता है। उसके बाद तीसरा सीमा लगाने वाला, तीसरा पड़ोसी देश भारत का है, ये चाइना है। ये देखिए, ये पूरा चाइना है। तो चाइना जो है बड़ा देश है, और ये भी भारत के साथ सीमा बनाता है। चाइना के बाद नेपाल है, नेपाल भारत के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद भूटान भारत के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाता है, और बांग्लादेश यहाँ पर है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए
तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जो सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं, और ये 2 ऐसे देश हैं, एक श्रीलंका, ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पर एक देश है मालदीव। ठीक है, मालदीव है, ये भी भारत के साथ सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों हम अभी डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से खाड़ी हैं, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो 7 देश हो गए सीमा से लगने वाले, और 2 देश जलीय सीमा से लगने वाले, कुल मिला के 9 पड़ोसी देश भारत के हो गए। इसमें से कुछ ऐसे देश हैं जो स्थल और जल दोनों सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन से? तो देखिए पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान देखिए ये जल से भी जुड़ा हुआ है और ये स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको आसमानी कलर का, ये जलीय सीमा को शो करता है, ये जल को शो करता है, ये समुद्री पानी को शो करता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है ये जलीय सीमा से भी जुड़ा है और ये स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के बाद देखिए दोस्तों आता है म्यांमार। म्यांमार देखिए जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से भारत के 3 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से जुड़े हुए हैं। ये आपको याद रखनी होगी दोस्तों, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख लें। और एक चीज और आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा ग्लोब में ये है 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको, और 0 डिग्री अक्षांश के बाद ये एरिया जो है इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, और इसको 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको कैप्रिकोर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रिकोर। इसको कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोर। तो इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। दोस्तों हम तो अक्षांश और देशांतर में डीपली इसके बारे में बताएंगे आपको, अभी तो सिर्फ उतना बताएंगे जो कि इस चैप्टर का हिस्सा है और जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप मैप में देख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आप मैप में देखें, ये मैप है, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। ये देखिए पहले गुजरात से जा रहा है, फिर ये देखिए राजस्थान को कवर कर रहा है, छोटा सा एरिया राजस्थान के छोटे से क्षेत्र से गुजर रहा है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। उसके बाद ये कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई देखिए मध्य प्रदेश में ही है, ये एरिया यहाँ तक कवर कर रहा है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा सबसे ज्यादा इससे गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से होकर के। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, उसके बाद झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, और ये त्रिपुरा से, मिजोरम से। यानी कुल मिलाकर के देखिए 1 2 आप गिनेंगे तो कुल मिलाकर के 8 राज्य हो जाएंगे जिससे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि जो अपने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जो अपने देश के साथ सीमा बनाते हैं, उस सीमा का नाम क्या है? तो 1986 में जब अंग्रेज भारत आए थे तो उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया था। उस सीमा का नाम डुरंड रेखा पड़ा। ठीक है, जब अंग्रेज 1986 में भारत आए थे तो उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में
एक सीमा का निर्धारण किया था जिसका नाम डुरंड रेखा पड़ा था। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान भारत जब एक था तो अफगानिस्तान का भारत के साथ सीमा था और ये डुरंड रेखा कहलाया था। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये डुरंड रेखा कहलाया। लेकिन जब पाकिस्तान भारत अलग हो गया, अब वर्तमान में ये सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है जो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1914 में मैकमोहन के नेतृत्व में, कब 1914 में, ठीक है 1914 में मैकमोहन के नेतृत्व में भारत चीन सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत और चाइना के सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ये जो भारत और चीन के सीमा रेखा का निर्धारण देख रहे हैं ये 1914 में भारत और चाइना के सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। इसका नाम मैकमोहन पड़ा, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, मैकमोहन। तो आप इसे भी याद रखेंगे। भारत और चाइना के बीच का सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में मैकमोहन के नेतृत्व में रखा गया, इसीलिए भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन सीमा रेखा पड़ा। आप ये सब नोट करते चलें क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो सीमा लगता है वो जो भारत की सीमा अन्य देशों के साथ, जो पड़ोसी देशों के साथ लगता है, तो भारत के कौन कौन से राज्य को कवर करता है, तो हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ समझिए, आपको लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो सीमा लगता है आप देख सकते हैं, ये गुजरात के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है, जम्मू कश्मीर के साथ लगता है। इतने देशों के साथ पाकिस्तान का सीमा लगता है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सीमा लगता है वो 4 राज्यों के साथ लगता है। कौन सा, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू कश्मीर 4। ये 4 देशों के साथ पाकिस्तान का सीमा लगता है। और यदि हम सबसे ज्यादा बड़ा सीमा की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर के साथ लगता है। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमा बनता है जम्मू कश्मीर के साथ। ये भी रखें, पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन से, तो गुजरात 1, ये देखिए पाकिस्तान का सीमा है, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू कश्मीर 4। और ये जम्मू कश्मीर का जो सीमा है भारत के साथ, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ, वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बाद नंबर आता है अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। पहले जम्मू कश्मीर में ये पूरा क्षेत्र आता था, लेकिन अब जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हो गया लद्दाख, तो अब ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान, ठीक है। और ये सबसे बड़ी सीमा की बात करी जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर तो अब लद्दाख में टूट चुका है, तो अब बड़ी सीमा की बात करी जाए तो राजस्थान हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मैप में, सबसे बड़ी सीमा राजस्थान का पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है अगले देश की, तो अगला देश है चाइना। ये यहाँ से लेकर के चाइना का सीमा है, ये पूरा चाइना का सीमा है। तो चाइना का कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनता है दोस्तों, तो आप देखने की कोशिश करें। जो चाइना का सीमा बनता है वो बनता है जम्मू कश्मीर के साथ। ये देखिए, ये लद्दाख के साथ हो गया। ये पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन ये अब हो गया लद्दाख के साथ। और दूसरा हो गया ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी चाइना का सीमा है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ ये चाइना का सीमा है। उसके बाद ये सिक्किम के साथ भी चाइना का सीमा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का सीमा है, ठीक है। और यहाँ आकर के ये जो है चाइना अरुणाचल प्रदेश तक रहता है, उससे आगे चाइना नहीं है। तो कुल मिलाकर के चाइना का सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ हो गया, तो भारत के 5 राज्यों के साथ चाइना का सीमा हो गया। कौन कौन से आप मैप में देख सकते हैं, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। चाइना के बाद आता है आपका अगला
सबसे बड़ा सीमा चाइना किसके साथ लगता है? तो देखिए ये लद्दाख के साथ लग रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे बड़ा सीमा लद्दाख का चाइना के साथ है। ये एरिया यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यानी सबसे बड़ा सीमा पांचों देशों में से सबसे ज्यादा लंबा सीमा चाइना का किस राज्य के साथ है? तो लद्दाख के साथ है। तो दोस्तों अब आता है चाइना के बाद अगला देश, वो है नेपाल। हम नेपाल को देख पा रहे हैं। तो नेपाल का सीमा कितने देश के साथ कितने राज्यों के साथ लग रहा है? नेपाल का सीमा भारत के साथ। तो भारत का नेपाल के साथ सीमा है, देखिए एक उत्तराखंड है सीमा बना रहा है नेपाल के साथ, फिर उत्तर प्रदेश बना रहा है, फिर बिहार बना रहा है। उसके बाद ये देखिए ये जो आसमानी कलर का है ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के साथ भी नेपाल का सीमा बन रहा है, सिक्किम के साथ भी नेपाल सीमा बना रहा है। तो कुल मिलाकर के नेपाल का जो सीमा हो जाएगा दोस्तों, नेपाल का सीमा कितने राज्यों के साथ हो जाएगा? तो आप देख लीजिए, एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा सिक्किम। ये सिक्किम इतने राज्य के साथ नेपाल जो है सीमा बनाएगा। अब बात आती है अगले सबसे बड़े सीमा की। तो आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ा सीमा नेपाल का बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेपाल का सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बनती है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नेपाल के बाद भूटान। भूटान जो है, भूटान किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान देखिए पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है। ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये एरिया पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एरिया है ये। तो पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा बनाता है। ये सिक्किम के साथ भी सीमा बना रहा है, छोटा सा सीमा है, लेकिन भूटान सिक्किम के साथ भी सीमा बना रहा है। उसके बाद ये देखिए असम के साथ भूटान का सीमा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी भूटान का सीमा है। यानी कुल मिलाकर के भूटान का देखा जाए तो कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो 4 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी कि सबसे लंबा सीमा भूटान का देखा जाए तो सबसे लंबा सीमा असम का है। कैसे? यहां से लेकर के ये एरिया, यहां से लेकर के यहां तक असम का सीमा है। सबसे लंबा सीमा असम का किसके साथ है दोस्तों? तो सबसे लंबा सीमा असम का, यहां से लेकर के यहां तक भूटान का सबसे लंबा सीमा असम के साथ है। तो इसे भी याद रखेंगे। आप लिखने की कोशिश ना करें, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप पॉज करके लिख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद ये आता है, भूटान के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को देखते हैं हम। तो म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ये देखिए नागालैंड के साथ भी म्यांमार का सीमा बनाता है। मणिपुर के साथ भी म्यांमार देश का सीमा बनता है। मिजोरम के साथ भी म्यांमार का सीमा बनता है। तो इस प्रकार से म्यांमार का देखा जाए दोस्तों तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार का सीमा, भारत के 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा बनाती है। 4 राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो सबसे लंबी सीमा की बात करी जाए तो सबसे लंबी सीमा जो है इसका मिजोरम के साथ है। ठीक है, मिजोरम के साथ जो सीमा है ये यहां से लेकर के स्टार्ट होती है, ये यहाँ चल के, ये यहाँ चल के, ये यहाँ चल के, ये मिजोरम की लंबी सीमा यहाँ तक लगती है। तो यानी कि म्यांमार की सबसे लंबी सीमा मिजोरम के साथ लगती है। ठीक है, म्यांमार के बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश को कितने कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो देखते हैं। ये बांग्लादेश बंगाल के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश का सीमा है। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। उसके बाद ये जो है मेघालय है, ये दिसपुर के साथ भी सीमा बना रहा है। ये बंगाल का दिसपुर के साथ भी सीमा बन रहा है। उसके बाद मेघालय के साथ बांग्लादेश सीमा बना रहा है। और उसके बाद जो है ये दिसपुर का यहाँ तक है। इसके बाद ये दिसपुर यहाँ भी है। दिसपुर मतलब असम, असम की राजधानी दिसपुर है। यानी असम के साथ भी बांग्लादेश सीमा बना रहा है। भारत का जो राज्य असम है उसके साथ बांग्लादेश सीमा बना रहा है। भारत के राज्य मेघालय, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं। उसके बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। कौन सा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ में आ गया? पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर के 5 राज्य जो है, ये मिजोरम भी बांग्लादेश का सीमा बनाएगा क्योंकि ये एरिया बांग्लादेश का है। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया भी बांग्लादेश का है, तो ये भी सीमा बना रहा है। यदि सबसे लंबी सीमा की बात करें कौन राज्यों के साथ बना रहा है, तो सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है दोस्तों। ये देखिए, बांग्लादेश की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सीमा जो है, ये पूरा सीमा, ये सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बना रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा कौन से राज्यों की से लगी हुई है भारत की, तो पश्चिम बंगाल की। तो ये चीजें हैं, आपको इतनी चीजें लिखा हुआ यहाँ पे है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब उसी चीज को मैं लिख के बता रहा हूं कि पाकिस्तान की से लगे हुए भारत के राज्य, तो गुजरात हो गया पाकिस्तान से लगे हुए भारत के राज्य, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो जम्मू कश्मीर एकमात्र सीमा लगता है अफगानिस्तान का जम्मू कश्मीर के साथ, जो अब ये लेह के साथ, जो अब ये लद्दाख के साथ हो गया है, ये पाक अधिकृत कहलाएगा। चाइना के साथ सीमा से लगे हुए भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद जो है नेपाल की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो म्यांमार की सीमा से लगे राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यानी कि ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार की सीमा से लगते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ही मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतनी चीजें हैं, आपको ये चीजें लिख लेनी चाहिए या स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में ये याद रहे। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सीमा है, सीमा रेखा का क्या नाम है, आपको बता दें कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, तो उस समय रेडक्लिफ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, रेडक्लिफ के नेतृत्व में, मैं इसे मिटा रहा हूं, कुछ और चीजें बता दूं आपको। 1947 में जब भारत आजाद होने वाला था, तो रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। किसका निर्धारण किया गया? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और भारत पाकिस्तान सीमा का नाम रेडक्लिफ के नाम पे रेडक्लिफ रेखा नाम पड़ा। ठीक है, क्या नाम पड़ा? रेडक्लिफ सीमा। ठीक है, रेडक्लिफ सीमा। यानी पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का सीमा क्या कहलाता है, तो रेडक्लिफ सीमा कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप है ये श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है और ये भारत का तमिलनाडु राज्य का जो है ये तट है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में एक जली सीमा है। ये जली सीमा है, इसे पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो जली सीमा है, इस जली सीमा को पाक जल संधि कहते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, जो भूभाग तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो उसको खाड़ी कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर है। ये 3 है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक सकरा समुद्री सीमा है। इससे ही हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि का मतलब लोग समझ लेते हैं कि इसका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध है इस सीमा का। ऐसा कोई बात नहीं है, ये नाम रखा गया है सिर्फ चूंकि पाक मतलब पानी का संबंध है, जली सीमा है, पानी में एक सीमा बनाया गया है, इसलिए इसका पाक जल संधि नाम रखा गया है। यानी श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु के मध्य में जो सीमा है उसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अब देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना किलोमीटर है, जलीय सीमा कितना किलोमीटर है,
टोटल जोड़ दिया जाए तो वो सीमा कितना किलोमीटर है, इसको देखने की कोशिश करते हैं मैप से। ये जो एरिया है दोस्तों, यहां से लेकर के ये पूरा एरिया, ये स्थल मंडल कहलाता है, स्थलीय भाग कहलाता है, ये स्थलीय सीमा कहलाता है। ये जो स्थलीय सीमा है, यहां से लेकर के यहां तक ये स्थलीय सीमा है। और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करी जाए तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जलीय सीमा की देखते हैं तो यहां से जलीय सीमा है, ये जो आसमानी कलर का है, ये जल, समुद्री जल को शो करता है। तो यहां से लेकर के ये जो सीमा है, ये भारत की जलीय सीमा है। और यहां से लेकर के जलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये जो श्रीलंका है और ये जो मालदीव है, यहाँ पे श्रीलंका मालदीव पड़ोसी देश है, हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देख लें, हम भारत की सीमा की बात कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप और, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप ये जो है, और एक लक्षद्वीप, ये भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर भी भारत की सीमा बनती है, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। तो भारत का हिस्सा है तो भारत का सीमा बनेगा यहाँ पे। तो इसको भी हम ऐड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कितनी यहाँ पे द्वीप है। सबसे पहले द्वीप कहते किस हैं? तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे ही हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसको अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसी अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे निचला सिरा था वो इंट्रा पॉइंट था, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भी द्वीप है, इसके चारों ओर पानी है, ये एरिया यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो यदि हम द्वीपों की संख्या की बात करें तो अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर के 204 द्वीप है। यहाँ पर 204 द्वीप है और यहाँ पर टोटल 43 द्वीप है, यानी कि अंडमान निकोबार में टोटल 204 द्वीप है। आप इसे लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बस आप समझने की कोशिश करिए। अभी अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप जो है 204 है, जबकि यहाँ पे लक्षद्वीप में टोटल द्वीप 43 है। टोटल द्वीप यहाँ पर 43 है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। यहाँ पे टोटल द्वीप 43 है, लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का 36 द्वीप है। तो इसकी भी कुछ लंबाई होगी, इसकी सीमा भी कुछ सीमा की लंबाई होगी, इसकी भी लक्षद्वीप की सीमा की लंबाई होगी। इस दोनों सीमा को जोड़ दिया जाए तो 204 प्लस 243 यानी 247 टोटल हो जाएगा द्वीप। यानी 247 द्वीप की लंबाई जो हो जाएगा दोस्तों वो 1416.5 किलोमीटर इसके चारों सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो यानी कि अब बात की जाए, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब बात की जाए, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो गया, जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो गया, और 243 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। आप मैप में देख सकते हैं अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार में 204 द्वीप है, 43 द्वीप लक्षद्वीप में है, टोटल 247 द्वीप हो गए। 247 द्वीपों को जोड़ने के बाद जो उसकी सीमा की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर है। यानी टोटल की लंबाई जोड़ दिया जाए तो 22,716.6 किलोमीटर भारत की टोटल सीमा की लंबाई है। जो आपका भारत का मैप है, ये जो भारत का इस तरीके से जो मैप है दोस्तों, जो भी है भारत का जो मैप है, आप मैप देख लीजिए, सामने मैप में दिख रहा है। ये टोटल भारत की यदि लंबाई की बात करी जाए तो भारत की टोटल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, अरब सागर में 43 द्वीप है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अंडमान निकोबार में 204 द्वीप हैं, टोटल द्वीपों की संख्या 247 है। ये सारा चीज लिखा हुआ है। इसके साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि सबसे लंबी सीमा जो है, आप मैप में देखिए, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत की है। ये जो है सबसे लंबी सीमा भारत का
बांग्लादेश के साथ है। कैसे है दोस्तों? ये बांग्लादेश की यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ये पूरा घुमावदार है। यदि आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ये सबसे लंबी सीमा आपको भारत का बांग्लादेश के साथ दिखेगा, और ये 4096 किलोमीटर का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी सीमा जो है ये देखिए अफगानिस्तान का है, मात्र 106 किलोमीटर का है। ये सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान का भारत के साथ का सीमा लगता है, और ये मात्र 106 किलोमीटर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लिखा हुआ है, ये सबसे छोटा अफगानिस्तान का है, ये 106 किलोमीटर का है। ये सब आप नोट करते चलें, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि जली सीमा से लगे हुए भारत के राज्य कितने हैं। तो जली सीमा से जो लगे हुए भारत के राज्य हैं, एक तो गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, ठीक है, तीसरा गोवा है, ये छोटा सा जो दिख रहा है गोवा है, चौथा बेंगलुरु है, कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, और नौवां पश्चिम बंगाल है। मतलब 9 राज्य हैं यहां से लेकर के यहां तक जो समुद्र सीमा से जुड़े हुए हैं, जिसमें से गुजरात 1, मुंबई महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिमी राज्य हैं, जो पश्चिमी समुद्र सीमा से जुड़े हुए हैं। मतलब इधर की तरफ पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी समुद्र सीमा से जुड़े हुए हो गए। इसके साथ तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और पश्चिम बंगाल 4। 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, ये पूर्वी भारत में आते हैं, और ये पूर्वी समुद्र सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। ठीक है, ये तो हो गए। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये देखना चाहते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा, आइए आप मैप में देखिए, यदि भारत में समुद्री सीमा, आप वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लें। पश्चिमी तटीय राज्य जो हैं 5 ये है, और 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। आप ये 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 9 राज्य है, टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। इसे आप याद कर लें। गुजरात समुद्री तट की लंबाई जो है सबसे अधिक है, गुजरात समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है। आप मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात है, ये गुजरात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ के समुद्री तट की लंबाई यहाँ तक है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम समुद्री तट की लंबाई गोवा की है, देखिए कितना छोटा है। और सबसे ज्यादा समुद्री तट की लंबाई ये देखिए गुजरात की यहाँ पे है। आपको जो मैप में दिखे आप वही याद रखिए और उसे ही समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सारे क्वेश्चंस लूसेंट के सॉल्व हो जाएंगे। लूसेंट के ही नहीं, घटना चट के भी सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चंस है वो आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, बस आप ये मान के चलिए। तो गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा की है। ठीक है, अब बात आती है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यदि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है, और सबसे छोटा तो गोवा है, जो हमने अभी बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब चीज को याद रखें।